पे लगातार आप पाएंगे अपने मॉडल पेपर। तो सबसे पहला मॉडल पेपर जो आपके सामने है, जितने भी हमारे आर्मी जीडी के बच्चे हैं, जितने भी हमारे बच्चे ट्वेट्समैन के हैं और जो हमारी बच्चियां हैं डब्ल्यूटी टेस्ट में, रिटन एग्जामिनेशन में, अपने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में, तो बिल्कुल इस मॉडल पेपर को मिस नहीं करना है। और मैं चाहता हूं अपने साथियों को सपोर्ट भी करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके सफलता का ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके लिए लाए हैं एसीसी के मॉडल पेपर, जहां पर हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग अपने पेन और कॉपी को लेके बैठ जाएं, सो दैट जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इन्हें ट्राई कर पाएं कि हमने कितने क्वेश्चनों में, 15 क्वेश्चनों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। और फिर फाइनली आप कमेंट्स भी करिएगा, हम आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है x का वैल्यू 11 और फिर आपको एक इक्वेशन दे रखा है x की पावर 5 माइनस 12 x की पावर 4 और आगे भी है प्लस 12 x की पावर 3 माइनस 12 x का स्क्वायर और प्लस 12 x माइनस 1 का मान बताइए। तो देखिए ना, हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 5 माइनस 12 x की पावर 4 को लिख सकते हैं माइनस 11 x की पावर 4 माइनस x की पावर 4। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 12 x की पावर 4 प्लस है यहाँ पर 12 x का क्यूब है बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं 11 x क्यूब एंड प्लस x क्यूब। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 x क्यूब माइनस 12 x स्क्वायर है, इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 11 x स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर और फिर है प्लस 12 x जिसका वैल्यू होगा 11 x प्लस x एंड माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। पहले आप देख पा रहे हैं x की पावर 5 है और 11 का वैल्यू क्या है, x है। तो अगर हम 11 के स्थान पे x रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर 4 है, 11 का वैल्यू क्या है बच्चों, x है। यहाँ भी x का इंटू x की पावर 3 करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। फाइनली 11 का मतलब तो x ही बच्चों, तो x इंटू x स्क्वायर करेंगे तो x हमारा क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर भी 11 का वैल्यू जब x रखोगे तो ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। तो x की पावर 5 से x की पावर 5 और 4 से 4 प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, क्यूब हो जाएंगे और ये स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल। ओनली x माइनस 1 बचेगा, x का वैल्यू 11 माइनस 1 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर पॉइंट जो लगा है 3 अंक पे, यहाँ 4 अंक पे, यहाँ पर 3 अंक पे, तो 4 3 7 3 10। नीचे की बात करेंगे 4 3 7 3 10, तो पॉइंट तो फिनिश हो गया। अब पॉइंट के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। फाइनली अगर हम इसे कट करेंगे बच्चों तो ए यहाँ पर जाएगा 5 टाइम 3 5 15, आपको वैसे ही पता है, तो अप्रॉक्स में 1775 है और यहाँ पर 355 है, तो 55 25 55 25 और 2 27 5 3 15 2 17, तो ये 5 टाइम्स आ रहा है बच्चों, ये 9 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये 9 टाइम्स आएगा और ये 5 टाइम्स आएगा। अब आप देखिए, अगर इसे हम 5 से कट भी करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट तो रह ही नहीं जाएगा, पॉइंट तो फाइनली हम लोग का कैंसिल हो चुका है। तो ये कितनी टाइम्स आएगा, 1 1 1 1 हो जाएगा। हम लोग इसे 11 से कट कर देंगे। 11 से कट करेंगे बच्चों, यार 11 से क्या कट करना, डायरेक्टली ये 2 टाइम्स आ रहा है, दिख ही रहा है। 9 में 2 से डिवाइड करोगे 4.5 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, बस क्वेश्चन को किस तरीके से कितने कम टाइम में आप कर पा रहे हैं, ये बहुत मैटर कर जाता है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर बच्चों अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो 1024 और बटे में 5 टाइम्स 0 लिखेंगे, 1 और 5 टाइम्स 0। ठीक है, की पावर क्या लिखा है यहाँ पर, 1/5। हम सभी को पता है ये 4 की पावर 5 है और ये बच्चों 10 की पावर 5 है और इनकी पावर हमारा 1/5 लिखा है, तो 1/5 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली 4/10 आ जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा 0.4, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, यहाँ पर इनके बेस इक्वल हैं, इनके बेस इक्वल है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 243 है। अब पावर बच्चों 0.64 है, 0.04 है, ऐड करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0.04, तो 0.2 आ जाएगा। 0.2 का मतलब क्या हो जाता है, 0.2 का मतलब होता है 1/5 और ए 3 की पावर 5 है बच्चों और 1/5 ऊपर ऑलरेडी पहले से, तो 5 से 5 कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 3 आंसर आ जाएगा। हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पर बच्चों इसे अगर हम a मान ले तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर। फाइनली इस चीज को लिख सकते हैं 2 × 202। 202 का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 404 आ जाएगा। देखो आप सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, वीडियो को रोक के। बच्चों हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन आप सभी सॉल्यूशंस को रोक के करिएगा कि देखिए आपके कितने आंसर सही होते हैं। क्वेश्चन ठीक ठाक है, सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। फाइनली इसे अगर हम b मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा, +1 करने से बाहर है, ठीक है।
+1 को बच्चों हमें करनी से बाहर रखना है, सॉरी यहाँ पर एक करनी है, ये +1 है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 2ab। तो अभी क्या बन गया, a हमारा बन गया a + b का होल स्क्वायर एंड +1 स्क्वायर से ही करनी कैंसिल, यानी आंसर हो जाएगा a + b + 1। a का वैल्यू 0.798 और b का वैल्यू 0.202 एंड +1। बच्चों जोड़ोगे से 8 2 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10, यानी 1.00 आ जाएगा। +1 1 1 जोड़ोगे बच्चों 2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो यक्स का, यानी जो हमारा स्टार पॉइंट है, इसका मान क्या होगा। तो 11 के डिविजिबिलिटी का आपको रूल पता होगा, अपने क्लासरूम में तो पढ़ा ही होगा। इसके डिविजिबिलिटी का रूल होता है विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का अंतर है, तो 0 है तो 11 है उसका मल्टीपल। तो बच्चों 7 + यक्स कर देते हैं इसके स्थान पे, आगे 9 मान लिया, आगे 5 है, माइनस करेंगे, नेक्स्ट में क्या है 8 है, +3 है एंड +4 है, इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर दिखेंगे हम लोग बच्चों तो क्या हो जाएगा, 9 5 14 7 21 + x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 4 12 3 15 हो जाएगा। अब देखो यक्स का कुछ ना कुछ मान तो रखना पड़ेगा, इनका डिफरेंस 0 तो आ नहीं पाएगा बच्चों, तो हमें फाइनली इनके डिफरेंस को 11 के बारे में सोचना है। ऐसा क्या रख देंगे इनका डिफरेंस 11 हो जाए। अगर इनका वैल्यू 5 रख दोगे तो यहाँ 26 - 15 करोगे तो 11 आ जाएगा। तो यक्स के स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा, यानी स्टार के स्थान पे 5 रख देंगे तो वैल्यू क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से यहाँ पर कट गया है, 25% ज्यादा है, तब मोहन का वेतन सोहन के वेतन से कितना % कम है। तो प्यारे बच्चों हम सभी को पता है यहाँ पर कमी परसेंट बराबर क्या होता है, x/100 + x × 100। तो यहाँ पर है 25% ज्यादा है, 25 100 + 25 यानी 125 गुणे में 100, डायरेक्टली कट करोगे 25 5 125 5 दूना 10, यानी इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा 20%। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इसके बाद 8 नंबर पे आ जाएंगे, 7 तो हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यही था सोहन का, सही है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है एक व्यक्ति किसी महाजन से वार्षिक ब्याज की दर पे 5500 रुपए उधार लेता है, वह इस धन को अपने मित्र को वार्षिक ब्याज की दर पर दे देता है। यहाँ पर बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिट गया है, ठीक है। इंग्लिश में इस सवाल को देखते हैं, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति है 5500 रुपए एक महाजन से उधार लेता है 24% पे, वह इसी पैसे को अपने दोस्त को देता है 36% पे। 2 सालों बाद उसने अपने दोस्त से पैसा वापस लिया और महाजन को वापस कर दिया, इस प्रकार उसका लाभ क्या होगा। मेरे पास मेरा एक दोस्त आता है, ऐसा समझ लो मेरे पास मेरा एक दोस्त आता है, मुझे बोलता है कुछ पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे होते नहीं है बच्चों, तो मैं चला जाता हूँ महाजन के पास। महाजन जिनसे मैंने 24% पे पैसा लिया और वही पैसा उठा के अपने दोस्त को 36% पे दे दिया, तो महाजन जी जब पैसा हमसे मांगेंगे हम अपने दोस्त से मांगेंगे, दोस्त से 36 के हिसाब से लेंगे, महाजन को 24 के हिसाब से रिटर्न कर देंगे। कहानी 2 साल की है, 1 साल में हम 12% कमा रहे हैं, क्योंकि 24 पे लिए हैं 36 पे दिए हैं। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो पैसा प्लस 24% रिटर्न करेंगे, और उससे जो हमें मिलना है बच्चों 36% प्लस हमें क्या मिलना है, पैसा हमारा मिलना है 1 साल का, तो 12% हमारा 1 साल का प्रॉफिट होगा। 2 साल की बात करेंगे 24% प्रॉफिट होगा। तो 5500 का डायरेक्टली हम 24% निकाल लेंगे बच्चों, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 55 चौका 24, 55 चौका 220, 55 दूना 110, 22 132, 1320 हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, और एक करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राम और मोहन किसी काम को बच्चों 12 दिन में करते हैं। राम मोहन किसी काम को 12 दिन में करते हैं। मोहन और प्रमोद उसी काम को 15 दिन में, मोहन और प्रमोद उसी काम को करेंगे 15 दिन में करेंगे। राम वर्क ट्वाइस देन द प्रमोद, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। अब कह रहे राम का जो वर्क है प्रमोद के वर्क का 2 गुना है, यानी राम अगर बच्चों राम का जो वर्क है प्रमोद का 2 गुना है। प्रमोद 1 करेंगे तो राम कितना काम करेंगे,
दो काम करेंगे, राम 2 करेंगे, प्रमोद 3, मोहन 3 करेंगे बच्चों, तो 3 2 क्या हो जाएगा, इनकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी। यहाँ जो मोहन की इफिशियंसी इनके साथ होगी, वही इनकी इफिशियंसी इनके भी साथ होगी। भाई मैं किसी के भी साथ काम करूं मेरा इफिशियंसी तो सेम रहेगा ना। यहाँ भी बच्चों 3 1 4 हो गया, यानी मोहन की इफिशियंसी एक दिन की 3 है, तो यानी अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे तो टोटल काम करेंगे 20 दिन में, यानी मोहन अकेला इस काम को करेगा 20 दिन में। यानी बच्चों हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। एक व्यक्ति मसूरी से बैंगलोर एक निश्चित चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, वापस 60 की रफ्तार से आता है बच्चों, औसत चाल क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, 2xy बटे x प्लस y होता है बच्चों। तो 2 लिखेंगे, x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 60, 40 और 60 को जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। तो 2 गुणे 40 गुणे 60 बटे में 100 हो गया बच्चों, 0 0 कैंसिल, 4 छंग 24 दूना 48 हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक को आप सॉल्व करिए, 1/√9 माइनस √8 है। जब इसका रेशलाइज करोगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, इनके साइन यहाँ पर बदल जाएंगे। अगर इनके साइन बदल जाएंगे तो ऊपर तो वैल्यू हमारा यही रहेगा, नीचे 1 आ जाएगा, क्योंकि 9 अंडर a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया, तो एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी माइनस है तो ऊपर जो वैल्यू आ जाएगा a प्लस में आ जाएगा। यहां जाओगे बच्चों तो a ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में तो हो जाएगा, लेकिन जब ये प्लस बच्चों यहाँ ऊपर हो जाएगा a, और जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का प्लस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस 7 हो जाएगा। भाई आगे तो प्लस ही लिखा है तो 7 + 6 ही रहेगा, लेकिन आगे फिर माइनस होगा बच्चों, तो a माइनस 6 और प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, देन प्लस का 5 और प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आगे भी माइनस होगा, ठीक है। 8 से 8, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5 कैंसिल, यानी √9 + √4 बचेगा, जिसका वैल्यू 3 होता है, जिसका वैल्यू 2 होता है। आंसर बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा और लासा इतना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कोप्राइम का जो फैक्टर होता है एलसीएम अपान एचसीएफ होता है। डायरेक्टली आपका सवाल लग जाता है इससे। आपका जो एलसीएम दिया गया है 4147 दिया है, एचसीएफ आपका 29 है। 29 से बड़ी दो संख्याएं होंगी तो उनका मासा भी 29 दे रखा है। बच्चों कट करेंगे 143 होगा। एक को प्राइम नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है। इनका फैक्टर करेंगे तो 11:13 हो जाएगा। और इनके अगर बच्चों फैक्टर में अगर हम मासा से गुणा करेंगे तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे। योग पूछा गया है, यहाँ पहली संख्या आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी 9, 9 2 11 और 9 2 11 2 1 3, 319 मिल जाएगा। और 3 9 117 हासिल लगा 11, 13 दूनी 26, 26 1 27 और 10 37 हो जाएगा। 9 7 16 हो जाएगा, 7 1 8 1 9, 696 बच्चों हम लोग का आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 10 है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में क्या होगा, परिवर्तन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h होता है। बच्चों 100 लिखना है, रेडियस में आप 10% की वृद्धि करोगे, हाइट में भी आप 10% की वृद्धि करोगे, तो आप 2 बार वृद्धि करोगे, 110 होगा। 110 का 10% निकालोगे 121 होगा। ये तो आपने रेडियस में वृद्धि कर दिया। अभी आपको हाइट में भी बढ़ाना है, क्योंकि r² था तो 2 बार आपने वृद्धि कर दी। अब बच्चों हाइट में भी बढ़ाओगे तो इसका अगेन 110% निकाल लो, 0 0 कटा 1331 आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 100 से 133.1 हो गया। तो बच्चों इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 13.1% का, यानी हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन के अप्रोच जो हो सॉल्व करने के आपके इतने अच्छे हो कि आप हर एक क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाए। बच्चों यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 120 लोग हैं, उनका औसत प्राप्तांक क्या है, 35 है। उनके प्राप्तांक औसत, पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 39 है और वहीं पर फेल वालों का 15 है। तो आपसे पूछ रहा है पास होने वाले उम्मीदवार कितने हैं। तो भाई 1 लोग पास हो रहे हैं, 1 लोग फेल हो रहे हैं। फेल वालों का 15, पास वालों का बच्चों कितना दिया है, 39 है, तो लिखा है शायद, है ना, 39 ही है बच्चा। और टोटल बच्चों का कितना दे रखा है, 35 दे रखा है।
एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हर उस जगह लग जाता है जब दो चीजें अलग अलग हों और दोनों का मिला के दिया गया हो। तो क्या करना है, इनके डिफरेंस देख लेने हैं, 20 हो जाएगा। इनका डिफरेंस बच्चों 4 एकम 4, 4 पंचे 20। 120 बच्चे हैं, ये टोटल 6 के बराबर हो गए, 5 1 6। तो 1 का मान बच्चों हो जाएगा 20, 1 का मान 20, तो 1 का मान 20, 20 और 5 का मान बच्चों 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था पास होने वाले बच्चे। पास होने वाले बच्चे कितने थे, इतने। इनकी संख्या कितनी होगी, 100 होगी। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धातु के एक ठोस गोलाकार गेंद जिसका व्यास इतना है को पिघलाकर नए शंकु के आधार का व्यास इतना है, कितने शंकु बनाए जाएंगे। बच्चों हमारे पास एक गोला है, इसी को हम पिघला करके एक शंकु बनाएंगे। कितने शंकु बनाएंगे हमें बताना है। इसी गोले को पिघला के कितने शंकु बनेंगे, तो जितने भी शंकु बनेंगे उन पूरे शंकुओं का आयतन, गोले का आयतन आपस में इक्वल होगा। इनका व्यास 6 है तो रेडियस इनका 3 हो जाएगा। इनका व्यास बच्चों 12 है तो इनका रेडियस 6 हो जाएगा। तो इसका जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बच्चों यहाँ पर क्या है, एक चीज और, यहाँ पर हमें n का जो मान है an हमें नहीं पता है तो n का निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको हाइट नहीं दिया गया, क्या यहाँ पर कह रहा है कि पिघलाकर नए शंकु जिसका आधार व्यास 12 सेंटीमीटर ढाला गया। शंकु की ऊंचाई तो पूछ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। तो अच्छा एक ही बनाया गया, ऐसा नहीं कि कई बनाए जा रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर एक ही बना रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इसी को पिघला के आप एक शंकु बना दोगे, इसी को पिघला के अगर आप एक शंकु बना दोगे बच्चों तो क्या होगा, दोनों का आयतन इक्वल हो जाएगा। हाइट बताना है, पाई से पाई कैंसिल हो गया भाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 4 इसका अपना रेडियस कितना दे रखा है, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। इसका बच्चों 6 गुणे 6 हो गया। एच का मान निकालना है तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4 से 4 कैंसिल। हाइट कितनी आ गई, 3 आ गई बच्चों, ये आंसर हो गया। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको बेहद कम समय में देने की कोशिश की ताकि आप कम से कम समय में बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, इनके सॉल्यूशंस को देख पाओ। यही चीजें होनी भी चाहिए और आपको इसी स्पीड के साथ अपनी तैयारी करना है ताकि क्वेश्चनों को कम से कम टाइम में कर पाए। सो थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। जय हिंद। हेलो बच्चों, जय हिंद। आपके लाए हैं एसएससी का मॉडल पेपर जहां पर हम रीजनिंग के 10 प्रश्नों का जिक्र करेंगे। बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और देखिएगा इतने प्रश्नों में कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए। हम आपके कमेंट्स को वॉच करेंगे और आप सभी को रिप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। पहले क्वेश्चन में जून का हमें दे रखा है, आप देखेंगे इसका वैल्यू प्लेस वैल्यू 10 होता है, 10 से 14 हुआ, 4 प्लस हुआ। यू का 21 होता है, 24 हो गया बच्चों, 3 प्लस हुआ। 14 से 16 हुआ, 2 प्लस हुआ, देन 1 प्लस हुआ। यानी एक सीरीज चल रही है 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस की। अगर बच्चों 4 प्लस करेंगे 19 4 23 होगा, 3 प्लस करेंगे 20 3 23 होगा, 2 प्लस करेंगे 1 2 3 होगा, 1 प्लस करेंगे बच्चा जेड होगा, WWCZ। किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंत में कौन सा शब्द आएगा। अंत की बात करेंगे बच्चों, देखो IN सब में दिख रहा है, यहाँ पर TTT है, यहाँ पर V है, तो लास्ट में V ही आएगा, पहले T आएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चों तो यहाँ पर एक सीरीज है, हमें सीरीज को आगे ले जाना है। आप देख पाएंगे 5 का डिफरेंस है, आप देख पाएंगे 6 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, देन 8 का डिफरेंस है। तो आगे कितने का डिफरेंस करेंगे, 9 का। 9 7 16 और 9 7 16 2 1 3 36 हो जाएगा बच्चों। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में हमारा आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन जब आप खुद से करोगे, वीडियो को रोक के करोगे, तो आपको इन क्वेश्चनों को करने में वक्त लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों कि तुरंत आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। हम आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम आपको कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चन करा दें ताकि आपका समय भी ना बेकार हो और आप ये भी जज कर पाओ कि हाँ हमारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, आपकी स्पीड क्या होगी, ये सारी चीजें आपको देखना है बच्चों। इंग्लैंड यूरोप का पार्ट है, भारत एशिया का पार्ट है, आप सभी को पता होगा, बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। यहां पर देखेंगे B से D हुआ तो प्लस बच्चों 2 बढ़ा, E से C हुआ तो -2 हुआ। प्यारे बच्चों 15 से 13 हुआ, 13 से 15 हुआ, 2 प्लस हुआ। 16 से हम लोग का 14 हुआ, 2 माइनस हुआ। 21 से 23 हुआ, 2 प्लस हुआ। बच्चों 24 से 22 हुआ तो 2 माइनस हुआ, 24 से 22 हुआ, 2 माइनस हुआ। बच्चों G से H हुआ यानी 1 प्लस हुआ, गलत बात। तो यही हमारा अलग है क्योंकि हमें विषम को चुनना था, तो विषम क्या हो गया बच्चों, सी ऑप्शन। सब में 2 प्लस 2 माइनस चल रहा है, यहाँ पर 1 प्लस का गेम चल रहा है। ए का कोई भाई नहीं है, ठीक है, ए का कोई भाई नहीं है, परंतु बी का पिता, बी का जो भी पिता होगा, ए के पिता का पुत्र है बच्चों। बी का पिता
बी का पिता ए के पिता का पुत्र है। अब अगर ए के पिता का पुत्र है, अगर ये व्यक्ति जो वी का पिता होगा ए के पिता का पुत्र है, तो ए के पिता का पुत्र है बच्चा ए ही होगा ना, क्योंकि ए का तो कोई भाई ही नहीं है। अगर मैं बोलूं मेरे कोई भाई नहीं है तो मेरे पिता का पुत्र कौन होगा, मैं ही होऊंगा, और वही बी का पिता है तो इनका बेटा हो गया, इनका पिता हो गया, तो बी का ए से क्या रिश्ता है बच्चों, बी उसका पुत्र होगा। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है बच्चों जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जा रही है। ठीक है भाई, जानकी उत्तर की ओर 2 किलोमीटर गई, वहां से वह दाएं मुड़ी 1 किलोमीटर गई, दाएं बच्चों 1 किलोमीटर गई, फिर दोबारा दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर। तो दाएं मतलब नीचे की तरफ, किस दिशा में जा रही है प्यारे बच्चों, दक्षिण में ही जा रही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक पंक्ति में 6 सदस्य बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये हमेशा लेफ्ट होता है, ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका मुख नॉर्थ में है, हाँ अगर आपका मुख साउथ में होगा तो आपका लेफ्ट भी हो जाएगा। बच्चों ये राइट होगा, ये मेरा राइट हैंड है तो ये राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, यू वी के बाईं ओर है, कहीं बैठा दो जहां आपका मन कहे, जैसे हमने बैठा दिया, यू को वी के बाईं ओर, डब्लू के दाईं ओर है। ठीक है भैया, यू के वी के बाईं ओर कर दिया, डब्लू के दाईं ओर कर दिया। जो यक्स के दाईं ओर है, जो का सेंस ऑलवेज लास्ट पर्सन के लिए होता है, जो यक्स के दाईं ओर है यानी डब्लू बच्चों यक्स के दाईं ओर है। ठीक है, वाई जेड के बाईं ओर है। ठीक है भाई, वाई जेड के बाईं ओर है। और फिर क्या कह रहा है, और यक्स वाई जेड के बाईं ओर है, जो यक्स के बाईं ओर है, यानी जेड बच्चों कहाँ है, यक्स के बाईं ओर है, और वाई क्या है, इसके भी बाएं हैं। वाई जेड के बाएं हैं और जो यक्स के बाईं ओर है, तो जेड भी यक्स के बाएं हो गया, वाई भी इसके बाएं हो गया। अगर आपने 2 पॉइंट वहां बढ़ाया है, 2 पॉइंट यहां से मिटा दीजिए। बीच में कौन सदस्य आएंगे बच्चों, यक्स डब्ल्यू आएंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट का है। सभी झाड़न चाक हैं, जितने भी झाड़न होंगे हमारे, ये सब के सब क्या हो जाएंगे बच्चों, चाक हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। फिर कह रहा है सभी श्यामपट्ट भी चाक हैं, जितने श्यामपट्ट होंगे बच्चों ये भी चाक हो जाएंगे। कुछ झाड़न श्यामपट्ट हैं, झाड़न श्यामपट्ट हैं भाई, जब कथन में कहा ही नहीं गया जबरदस्ती रिलेशन थोड़ी निकालेंगे, गलत हो जाएगा। कुछ चाक झाड़न है बच्चों, कुछ चाक झाड़न 100% होंगे। कभी भी बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो सब में आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑल में कभी भी नहीं। तो ओनली केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पर डाइस का है, आपसे पूछा जा रहा है 4 के सामने कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर 6 3 दोनों में कॉमन हो गए, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपने कितने में से कितने प्रश्नों का सही किया, 10 तो क्वेश्चन थे ही, इन 10 में से आपने कितने का सही प्रश्न का जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। मेरा मेन मोटिव था कि हम इन 10 प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको बेहद कम टाइम में दें, जो कि मैंने आपको दिया। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, आज आइए देख लिया जाता है। आज हमारे यहाँ पर हमने लाए हैं कुछ क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, और ये मॉडल पेपर होगा आपके सोल्जर एंट्री एग्ज़ाम के लिए। बेटा सोल्जर एंट्री एग्ज़ाम जो आपका नवंबर में होने वाला है, उसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, देखा जाए तो आपके यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन है ना, और ये एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है बेटा, नवंबर में होने वाला है ना। तो इसके लिए आपकी तैयारियां एकदम ज़ोर शोर से चल रही होंगी, है ना। इसी तैयारी में थोड़ा सा और एडिशन करने के लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि आपको मॉडल पेपर ये यहाँ पर सॉल्व कराए जाएं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखा जाए। ये पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, कि कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पुर्तगाली था जिसने सर्वप्रथम गोवा पर अधिकार किया था। तो बेटा कब किया गया था अधिकार, तो ये किया गया था 1510 में, है ना। और पुर्तगाली की बात करें कि कौन सा पुर्तगाली था बेटा, तो ये अल्फांसो डे अल्बकर्क। कौन था बेटा, अल्फांसो डे अल्बकर्क हुआ करता था, जो 1510 में गोवा को बीजापुर के सम्राट से क्या करता है, जीत लेता है बेटा। ठीक है, इसमें अल्मेडा क्या था, ये प्रथम हुआ करता था। ठीक है, आंसर तो इसका कौन सा होगा, बी होगा। बट अल्फांसो, ये अल्मेडा कौन था बेटा, ये प्रथम पोर्चुगीज यानी प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हुआ करता था इंडिया में। और वास्को ड गामा कौन हुआ करता था बेटा, तो ये वास्को ड गामा ने इंडिया की खोज किया था। कब खोज किया था बेटा, तो ये 1498 में। कहाँ पर, तो कालीकट या केरल पर ये आया था। तो पहले क्वेश्चन का बेटा आंसर कौन सा बन जाता है, हमारा अल्फांसो द अल्बकर्क बन जाता है इसका आंसर। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर लगातार
तो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया था। हु हैड propounded द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ठीक है, तो हमें पता है कि लगभग 200 सालों तक क्या किया गया था, ब्रिटेन या ब्रिटिश लोगों के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था इंडिया में। उन्होंने क्या किया था बेटा, ज़्यादातर हमारे यहाँ से किसी न किसी रूप में धन को कहाँ लेके जाते थे बेटा, ये ब्रिटेन में लेके जाते थे। ठीक है, तो ब्रिटेन में धन कैसे जाया करता था, तो एक तो ये लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग यानी व्यापार के जरिए, व्यापार का मुनाफा जो होता था बेटा, व्यापार का मुनाफा के माध्यम से क्या किया करते थे, ये धन को लेकर के जाते थे। इसी के अलावा ये हमारे यहाँ पर क्या लगाते थे, कर लगाते थे, यानी कि टैक्स लगाते थे बेटा। ठीक है, टैक्स के माध्यम से भी क्या किया जाता था इनके द्वारा, कुछ ये धन को लेकर के कहाँ पर जाते थे, ब्रिटेन में लेकर के जाते थे। तो इसके बारे में सबसे पहले जानकारी कौन देता बेटा, तो जानकारी दिया जाता है दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। किनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी, या ग्रांड ओल्ड मैन बोला जाता है इंडिया के, है ना, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय की भी गणना किया था। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या बताया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी बताया था, संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत बताया था। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था बेटा, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या होता है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम था बेटा, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक किनकी है, तो दादा भाई नौरोजी की है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण रही इस क्वेश्चन से संबंधित। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड यानी कि क्या है, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा के स्थान से प्राप्त हुए, है ना। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं बेटा, तो ये यहाँ पर देखना है कि ये जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बेटा ये क्या है, जुते हुए खेत क्या है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम कालीबंगन में क्या मिलता है, हमें कुछ जुते हुए खेत मिलते हैं। ठीक है ना, और साथ साथ में क्या मिलता है यहाँ पर, साथ साथ में जुते हुए खेत के साथ में कालीबंगन का मीनिंग क्या होता है बेटा, ब्लैक बेंजल्स या काली चूड़ियाँ। तो और क्या मिलता है यहाँ से बेटा, काली चूड़ियाँ यहाँ से मिलती है ना। और साथ साथ में क्या मिला था, काली चूड़ियों के साथ साथ में यहाँ पर जुते हुए खेत या प्लॉट फील्ड मिलता है। ठीक है ना, चलिए, तो कालीबंगन से क्या मिलता है, प्लॉट फील्ड। लोथल से क्या मिलता है, बंदरगाह या पोर्ट। पोर्ट कहाँ से मिलता है बेटा, या बंदरगाह कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। ठीक है, अभी करंट अफेयर का भी ये मैटर चल रहा था, यहाँ पर कुछ करंट अफेयर का मैटर चल रहा था लोथल में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लोथल में क्या है, बंदरगाह मिला हुआ था। साथ साथ में दो लोगों को एक साथ में कहाँ पर दफनाया गया था, तो लोथल में ही दो लोगों को एक साथ में दफनाया गया था। ठीक है, मांडा क्या है, तो ये सबसे उत्तरी पॉइंट हुआ करता है। मांडा क्या है बेटा, ये सबसे उत्तरी पॉइंट हुआ करता है, कहाँ का, हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन का या हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है ना, रोपड़ में क्या है कि एक कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया हुआ पाया जाता है। फिर भी इसका आंसर कौन सा बनेगा बेटा, कालीबंगा, या ये कहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल। ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो देखिए कि 18वें राष्ट्रमंडल खेल में, है ना, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे बेटा। तो भारत के ध्वजवाहक आपको याद रखना है, करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल इस बार हुए थे, है ना। तो कौन है बेटा, मनप्रीत सिंह क्या है, भारत के ध्वजवाहक थे। इनके साथ में और कौन थी, पीवी सिंधु भी थी। और कौन थी बेटा, तो पीवी सिंधु भी हुआ करती थी। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु दो लोग क्या थे, ध्वजवाहक हुआ करते थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। निखत जरीन क्या है बेटा, तो ये उद्घाटन समारोह में नहीं हुआ करते थे, है ना, समापन समारोह में हुआ करते थे। हाँ, तो बच्चों आगे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा हमने यहाँ पर रखा है आपके लिए। तो देखिए ये कौन सा है कि व्हेन डिड द डिज़ाइन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो बेटा कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है ना, तो यानी 15 अगस्त 1947 से जस्ट कुछ दिन पहले ही हमने राष्ट्रीय ध्वज यानी अपने तिरंगे को यहाँ पर अपनाया था। ठीक है ना बेटा। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था बेटा, तो हमारी प्रारूप समिति बनाई गई थी। ठीक है ना, तो ये स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 15 अगस्त को। उसी के जस्ट पहले 22 जुलाई को हमने क्या किया था बेटा, अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ठीक है ना, तो धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक दी गई है बेटा, 25 से 28 अनुच्छेद तक दी गई है, जिसमें से कि अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 25 में आपकी कुछ धार्मिक स्वतंत्रताएं दी हैं कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, आगे दूसरों को बता सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद 25 में क्या है कि सिख धर्म का अंग माना गया है कृपाण को रखना। तो कृपाण किस में रखा जा सकता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कृपाण रखने की स्वतंत्रता मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो इनमें से फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है, ये पूछ रहा है विटामिन कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो विटामिन सी तो आपको पता है बेटा, है ना, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है, जैसे कि नींबू हो जाता है, संतरा हो जाता है, खट्टे फल, इनमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। ठीक है, विटामिन ई और बी भी मिल जाता है, पर विटामिन डी की प्राप्ति नहीं होती है बेटा। तो विटामिन डी नहीं पाया जाता है फलों और सब्जियों में। कहाँ पर मिलता है बेटा, सनलाइट में, है ना, कहाँ पर मिलता है, ये सनलाइट से मिलता है, हमारी बॉडी बनाती है। तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूर्य से प्राप्त होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका बेटा। नेक्स्ट देखते हैं तो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन और नाइट्रोजन। इनमें से सबसे अधिक बेटा ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 65% क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। उसके पश्चात कार्बन पाया जाता है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन के पश्चात कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व, ऑक्सीजन, ये किस में रहता है, तो जल में रहता है। ठीक है, तो लगभग 70% क्या है, हमारे बॉडी में जल होता है, पानी होता है, उसी पानी का अंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर कार्बन था। अब बताइए कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है बेटा, तो जिलेपला और नाथुला दोनों कहाँ पर है बेटा, सिक्किम में। नाथुला प्लस जिलेपला, ठीक है ना, तो जिलेपला और नाथुला, ला का मीनिंग क्या होता है बेटा, यहाँ पर दर्रा होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, दोनों दर्रे कहाँ पर हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा कि इंडिया कवर्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एरिया, कि यानी कि विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में है। तो बेटा कितना है, तो 2.42% क्या है, ये क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। तो भारत कौन सा है, तो बेटा 7वां सबसे बड़ा देश है वर्ल्ड में। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। लगभग 17.5% जनसंख्या विश्व की कहाँ पर रहती है, लगभग 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में रहती है, जो कि एरिया कितना है, 2.42% क्या है, एरिया है भारत का। ठीक है, सबसे अधिक एरिया किसका है बेटा, तो रूस का है ना, रूस का सबसे अधिक एरिया किसका है, रूस का है बेटा, फिर कनाडा का है, ठीक है ना, फिर चाइना या चीन का है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील और फिर इधर ऑस्ट्रेलिया और भारत वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस का गठन कब हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था बेटा, 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन, ठीक है बेटा, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था यूनाइटेड नेशन का। इसमें टोटल कितने मेंबर है, 193 मेंबर है प्रेजेंट में। यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर है, 193 मेंबर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिएगा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिस्र की गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है, तो हॉट एंड ड्राई विंड ऑफ इजिप्ट कौन सी है बेटा, ठीक है, तो चिनूक कहाँ की है, तो उत्तरी अमेरिका की है बेटा। फॉन कहाँ की है, तो बेटा ये कहाँ की है, यूरोप की है। ठीक है ना, इसमें से खामसिन क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो खामसिन कहाँ पर चलती है बेटा, इजिप्ट या मिस्र में चलती है। ठीक है ना, इजिप्ट या मिस्र से और कौन सी नदी जाती है, तो नील नदी जाती है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बताना है कि पास्तास या पुस्तास ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको पास्ता से क्या याद रखना है, हंगरी, है ना, जब हंगरी होते हैं तो पास्ता खाते हैं बेटा। तो पास्तास कहाँ पर है बेटा, तो ये हंगरी में है। ठीक है ना, हंगरी में क्या पाया जाता है, पास्ता। यूरेशिया में क्या है, तो स्टेपीज, है ना, स्टेपी कहाँ पर पाई जाती है, यूरेशिया में पाई जाती है। ठीक है ना, चलिए ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है बेटा, है ना, तो इधर और साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, हर जगह पर ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं बेटा, है ना। तो ये ग्रासलैंड का एक नाम क्या है, पास्ता है। पास्ता कहाँ पर होता है बेटा, तो हंगरी में होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये खत्म हो जाता है आपका मॉडल पेपर, ठीक है। हु विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा, ठीक है। तो 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि जो गलियों में लोग जीवन बसर करते हैं, ऐसे बच्चे जो सड़कों किनारे पाए जाते हैं और गलियों में ही रहते हैं, उनके घर नहीं है बेटा, उन लोगों को मिला करके क्या बनाया जाएगा, उनसे मिला करके एक टीम बनाई जाएगी। और उसका वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा 2023 में, तो बेटा इंडिया या भारत में क्या होगा 2023 का स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा बेटा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, बेटा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, है ना, माई इनिंग्स विद BCCI, ठीक है। ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, कि नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, है ना, माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है बेटा, तो ये विनोद राय। लेखक कौन है बेटा, विनोद राय हैं, जो कि हमारे कैग हुआ करते थे, ठीक है ना। विनोद राय जो हमारे कैग हुआ करते थे, इन्होंने बहुत सारे ऐसे करप्शन के मामले को उजागर किया था। किन्होंने किया था बेटा, तो विनोद राय ने किया था, ठीक है ना। तो ये नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हुआ करते थे भारत के, ठीक है बेटा। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाता है, और कोयले से संबंधित जो हमारे यहाँ पे करप्शन किए गए थे, है ना, उनका उजागर कौन किया था, तो ये किए थे, ठीक है। अभी कौन है हमारे कैग, तो गिरीश मुर्मू, ठीक है ना। गिरीश मुर्मू क्या है, हमारे वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है बच्चों। तो ये रहे आपके मॉडल क्वेश्चंस, ठीक है। करंट अफेयर वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबको जय हिंद। और आर्मी जीडी का मॉडल पेपर है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है भ्रमित रहते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है जनरल साइंस के। तो बिल्कुल जनरल साइंस, नाम ही जनरल है, तो जनरल साइंस से क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर को जूल में व्यक्त कीजिए। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आंसर है इसमें, आंसर है सी, याद रखिएगा आंसर सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियम को सबसे पहले किसने खोजा था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। आंसर है बी, आंसर है बी, न्यूटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा नियत रहता है। याद रखिएगा, चाहे किसी भी गेंद को ऊपर फेंका जाए या ऊपर से ड्रॉप किया जाए, हमेशा एक्सेलरेशन, त्वरण जो है कांस्टेंट होता है, नियत होता है। आंसर है सी, आंसर है सी, त्वरण हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार के बल द्वारा दूध से मक्खन को अलग किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा अभिकेंद्र बल, दूसरा ऑप्शन दे रखा अपकेंद्र बल, घूर्णन बल, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अपकेंद्र बल इसके लिए जिम्मेदार होता है, अपकेंद्र बल जिम्मेदार होता है। आंसर है अपकेंद्र बल, आंसर है बी, आंसर बी है, आंसर बी है। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हीरा, पांचवा क्वेश्चन है, हीरा किसके कारण चमकता है। तो याद रखिएगा, पहला इसमें दे रखा है परावर्तन, दूसरा दे रखा है अपवर्तन, और तीसरा दे रखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और डी दे रखा है इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हीरे में जो चमक आती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण आता है। तो आंसर है सी, आंसर सी है, आंसर सी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में कोई न कोई नया पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। रासायनिक परिवर्तन जो है एक प्रकार का परमानेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे दे रखा लोहे के चुंबकीकरण, फिर द्रव्य का संघनन, ईंधन का दहन, लोहे पर जंग लगना। तो याद रखिएगा, ईंधन का दहन जब होता है तो ऑलवेज जो है नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। लोहे पर जब जंग लगती है
तो नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, नए पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। इसमें 3 और 4 सही है। आंसर जो है सी है, आंसर सी है, याद रखिएगा आंसर सी है, आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन ये है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कण पर आवेश की न्यूनतम वास्तविक मात्रा कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है। याद रखिएगा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि एल्युमिनियम 27 और 27 में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल निकालना है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक करते हैं, तो 27 - 13 कर देंगे तो 14 आ जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 14 होगी। आंसर है सी, आंसर सी है, आंसर सी है। याद रखिएगा आंसर सी है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अम्लराज क्या होता है? अम्लराज जो है याद रखिएगा 3 पार्ट कंसंट्रेट HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और 1 पार्ट कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होता है। यहाँ पर कंसंट्रेट का नाम नहीं लिया है, तो याद रखिएगा HCl और नाइट्रिक एसिड। तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ये सही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन यहाँ पे जान लेना जरूरी है कि इसका रेशियो कितना होता है। 1 पार्ट जो है 3 पार्ट जो है कंसंट्रेट HCl होता है और 1 पार्ट कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि मेथेनॉल तथा एथेनॉल जल में घुलनशील होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि क्यों घुलनशील होते हैं? तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो उसके लिए जो है सॉल्युबल होता है। याद रखिएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है इसमें घुलनशीलता आ जाती है। आंसर है इसमें बी, आंसर बी है, आंसर बी है। याद रखिएगा आंसर बी है, आंसर बी है, आंसर बी है, आंसर बी है। हाइड्रोजन बंध के कारण ऐसा होता है। हाइड्रोजन बंध के कारण जो है मेथेनॉल, एथेनॉल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब के सब पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले देने वाला जो साइंटिस्ट था स्लाइडेन और श्वान ने दिया था, स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। देखिए यहाँ पे बोथ स्लाइडेन एंड श्वान दोनों साइंटिस्ट मिलकर के दिए थे। आंसर इसमें डी है, आंसर इसमें डी है। याद रखिएगा आंसर डी है, आंसर डी है। बोथ दिया था, आंसर डी है। याद रखिएगा स्लाइडेन और श्वान दोनों ने मिल करके दिया था। स्लाइडेन जो है प्लांट बॉडी में शेल थ्योरी दिया था और श्वान ने एनिमल बॉडी में शेल थ्योरी दिया था। दोनों को श्रेय जाता है, दोनों ने मिल करके शेल थ्योरी को दिया था। आंसर है डी, आंसर डी है, मतलब स्लाइडेन और श्वान दोनों ने दिया था। बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया दोनों बैक्टीरिया का ही रूप है। आपसे पूछा जाता है कि क्या एब्सेंट होता है, तो सबको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होता है। तो याद रखिएगा नाभिक भी अनुपस्थित होता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अनुपस्थित होता है। आंसर है सी, आंसर है सी, आंसर सी है। नाभिक भी अनुपस्थित होता है और इंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रव्य जालिका भी अनुपस्थित होता है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमीनो अम्ल में पाया जाता है, अमीनो अम्ल में 2 फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, 2 फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरा जो है एमीन ग्रुप होता है। तो ये भी पाया जाएगा, बी भी पाया जाएगा, मतलब ऑक्सैलिक ग्रुप भी पाया जाएगा, एमीन ग्रुप भी पाया जाएगा। तो इसमें आंसर है डी, ए और बी दोनों पाया जाएगा। याद रखिएगा ए और बी दोनों पाया जाएगा। आंसर है, आंसर है डी, आंसर डी है, आंसर डी है, आंसर डी है। तो याद रखना बेटा
अमीनो अम्ल में 2 फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एमीन ग्रुप होता है, 2 फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से याद रखिएगा एस्कर्बी नामक रोग होता है, एस्कर्बी नामक रोग। बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, और रात्रिकांधापन विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कर्बी नामक रोग होता है, एस्कर्बी नामक रोग। इस रोग में दांत के जो मसूड़े होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं और उसमें स्वेलिंग आ जाता है। तो आंसर है डी, आंसर डी है, याद रखिएगा एस्कर्बी डिजीज, आंसर डी है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि मेढक में श्वसन रंजक पदार्थ या ऑक्सीजन वाहक तत्व होता है। याद रखिएगा, चाहे वो मेढक की बात किया जाए, चाहे किसी भी वर्टिब्रेट की बात किया जाए, कशेरुक प्राणी की बात किया जाए, तो उसमें हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसमें आयरन मेटल होती है, और किस फार्म में होती है, फेरस के फार्म में होती है। तो आंसर है इसमें हीमोग्लोबिन, आंसर बी है, आंसर बी है, याद रखिएगा आंसर बी है, आंसर बी है, आंसर बी है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। थैंक यू, जय हिंद।